जी, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमने अपनी बुनियाद मजबूत कर ली, अब ऊपर इमारत खड़ी करना हमारे लिए आसान है। हमने क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की डेफिनेशन देख ली कि लॉन्ग स्टैंडिंग होगा, उसके अंदर पस निकल रही होगी, ठीक है, और ओटाइटिस मीडिया होगा, मीडियल ईयर का कोई इन्फेक्शन है। दो टाइप है, ट्यूबर टिम्पैनिक, एटिकोएंट्रल। ट्यूबर टिम्पैनिक जो है वो महफूज होती है, ज़रा बिनाइन होती है, मासूम होती है। एटिकोएंट्रल खतरनाक होती है क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रियोटोमा बनता है। फिर हमने इसके अंदर जो है वो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख ली कि आपके पास एक मरीज़ आया है और इसने आपको आके कहा है कि मेरे कान से डिस्चार्ज निकलता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल है और वो बहुत ज़्यादा नहीं निकलता, मतलब थोड़ा निकलता है। आप कैसे पूछोगे मरीज़ से कि ज़्यादा निकलता है या थोड़ा निकलता है? आप उससे पूछोगे कि जब तुम सोते हो तो तुम्हारा जो तकिया है या जो सरहाना है या जो पिलो है, क्या वो गीला हो जाता है या उसके ऊपर लगता है डिस्चार्ज? अगर वो डिस्चार्ज लगता है तो उसका मतलब वो प्रोफ्यूज़ है, ज़्यादा डिस्चार्ज है। अगर नहीं लगता, बस निकलता है और वो मतलब फिंगर लगा के फ़ील करता है या उसके चिन तक मतलब थोड़ा-थोड़ा निकलता है, तो वो स्कैंटी है। तो अगर वो पेशेंट कहता है कि उसका डिस्चार्ज थोड़ा निकलता है, यानी उसके पिलो पिलो उसका गीला नहीं होता और उसके एक कान में या बायलैटरल भी हो सकता है दोनों में हो जाए, लेकिन और डिस्चार्ज है, उसकी बहुत ही गंदी स्मेल है, तो ये क्या होगा? एटिकोएंट्रल होगा क्योंकि उसमें ऑस्टियाइटिस हो रहा है, ठीक है। और इसका मैंने आपको थोड़ा काफ़ी डिटेल से बता दिया था। अब ज़रा हम ट्यूबर टिम्पैनिक को देखते हैं। ट्यूबर टिम्पैनिक मैंने आपको बताया था कि इसमें इतना डिस्चार्ज जो है वो प्रोफ्यूज़ ज़्यादा होता है, लेकिन वो पुरुलेंट नहीं होता, म्यूकॉइड होता है, ठीक है, और इसकी गंदी स्मेल भी नहीं होती है। इसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रियोटोमा वगैरह नहीं बनता, कॉम्प्लिकेशन इतनी नहीं होती। इसमें भी कंडक्टिव एयर लॉस होता है लेकिन इतना नहीं होता। तो ये रेपिटेशन थी इसलिए मैंने फास्ट बोला है। इसको समझने के लिए आप पार्ट 1 वाली वीडियो जो है वो एक बार देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास की अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। एक तो हमने ये की है, दूसरे कह रहे हैं इसके अलावा कौन सी क्लासिफिकेशन हो सकती है। दूसरी क्लासिफिकेशन ये हो सकती है कि हम ना इसको डिवाइड करें म्यूकोजल और स्क्वेमोजल डिजीज़ के अंदर, ठीक है, कि एक जो है वो क्रॉनिक, एक तो मैंने ये कह दिया ना कि या तो ट्यूबर टिम्पैनिक हो सकता है या जो है वो मेरे पास क्या है, एटिकोएंट्रल हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसको इस तरह से कहूँ कि या तो स्क्वेमस हो सकता है या म्यूकोजल हो सकता है, यानी म्यूकोजल डिजीज़ हो सकती है या स्क्वेमोजल डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो अब जो स्क्वेमोजल डिजीज़ है वो एटिकोएंट्रल होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कोलेस्टियोटोमा बनते हैं एटिकोएंट्रल में, और उसके अंदर जो एपिथेलियम और स्किन वाली होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो इस दैट्स वाई जो है वो एटिकोएंट्रल स्क्वेमोजल डिजीज़ आप कह सकते हो कि इसका अदर नेम है। ट्यूबर टिम्पैनिक म्यूकोजल डिजीज़ यू कैन से कि ये इसका अदर नेम है। अब उसके अंदर जो है ना वो 3 तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं कि म्यूकोजल डिजीज़ है यानी ट्यूबर टिम्पैनिक, यू कैन से कि ये वो वाली डिजीज़ है। तो इसके अंदर 3 चीज़ें आ सकती हैं। देखो, जो क्रोनिक चीज़ होती है ना, उसका ये मतलब होता है कि एक लंबे अरसे से वो चीज़ चलती आ रही है, ठीक है, और अब जो है वो चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क रखिएगा, क्रोनिक में और एक्यूट में, इसका ओटाइटिस मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा भी जो डिजीज़ आप पढ़ें उसमें क्रोनिक और एक्यूट में फ़र्क होगा। क्रोनिक जो होगी ना चीज़, जैसे मैं टॉन्सिल की बात कर लेती हूँ, तो क्रोनिक टॉन्सिल का मतलब है उसे बार-बार उसका गला ख़राब होता रहता है। अब उसका गला ख़राब नहीं है, अब उसको वो वाले मसले नहीं हैं, लेकिन वो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट है, ठीक है। उसके 3-4 क्राइटेरिया जो आते हैं वो पूरे हुए हुए हैं, ठीक है, और आप उसमें देखते हो तो उसमें टॉन्सिल्स आपको इनलार्ज मिलते हैं कुछ, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन नहीं मिलेगी आपको, उसमें रेडनेस नहीं मिलेगी, उसका गला ख़राब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्यूट के फीचर्स हैं। एक्यूट का मतलब है कि उस वक्त बंदे का गला ख़राब है, उस वक्त बंदे की इन्फ्लेमेशन है, उस वक्त बंदे के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, वो बंदा एक्यूट वाला होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें फ़र्क हैं। अब जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया सेम हेयर, कि अब इसमें क्या हो सकता है कि या तो एक्टिव डिजीज़ हो सकती है कि आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो रप्चर हो गई हुई है, ठीक है, और उसके बाद आपको जो म्यूकोज़ा उसकी इन्फ्लेमेशन मिलती है, आपको रेड मिलता है म्यूकोज़ा वहाँ से, तो इसका मतलब है वो एक्टिव डिजीज़ है, अभी भी इन्फेक्शन चल रहा है। या जो है वो इनएक्टिव डिजीज़ हो सकती है कि जिसके अंदर हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो तो रप्चर हो गई है, ठीक है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, ठीक है, इसके अंदर सुराख बन गया है, लेकिन आपको कोई रेडनेस नहीं मिल रही, कोई इन्फ्लेमेशन का साइन नहीं मिल रहा, ठीक है। और जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसकी जो बाहर वाली जो एपिथेलियम है और जो अंदर वाली एपिथेलियम है वो आपस में जुड़ गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, यानी वो आपस में फ्यूज़ हो गई हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें आप, ठीक है, कि अब एक एपिथेलियम ये वाली है जो बाहर के साइड से आ रही है, एक एपिथेलियम ये वाली है जो अंदर की साइड से आ रही है। सपोज ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो गई हैं, तो इसका मतलब होता है परमानेंट परफोरेशन बन गई है ये दरमियान में। अब जो है ना वो ये गैप जो है वो फिल इन नहीं हो सकता, खुद ब खुद फिल नहीं होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ग्राफ्ट वगैरह लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये होती है जी हमारी परमानेंट परफोरेशन। उस वक्त आपको कोई इन्फ्लेमेशन का साइन नहीं मिलता, आप कहते हो कि भाई ये क्रोनिक मसला चल रहा है इस बंदे में, इस वजह से इसको ये मसला हुआ है,
है, लेकिन इस वक्त इस बंदे को ना बुखार है, ना कोई मसला है, ना इसके कान में दर्द है, ना कोई डिस्चार्ज हो रही है, इनएक्टिव डिजीज़ है। और तीसरी चीज़ होती है हील्ड ओटाइटिस मीडिया, एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। इसके अंदर वो लोग क्या कहते हैं कि हील्ड ओटाइटिस मीडिया वो होता है कि जी इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ना हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ना वो हील होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें आपको टिम्पैनोस्क्लेरोसिस मिलती है, ठीक है। तो टिम्पैनोस्क्लेरोसिस में होता है कि जो मिडिल ईयर है ना उसकी स्कारिंग हो जाती है। लेट्स से कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो जैसे आप देखो कि अब ये उसका एक्सटर्नल एयर है, ठीक है, ये उसकी ऑडिटरी कैनाल है और ये एयर ड्रम है, ठीक है, आगे सारा मिडल ईयर पड़ा हुआ है और ये इंटरनल ईयर का पार्ट आ गया। तो नॉर्मल अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस तरह की होती है ना, यानी सारी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, तो स्कार जो है ना, ये देखो इसके अंदर ये स्कार मतलब बन गया, ये स्कार हो गया, तो ये होती है टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो आपको पता है हीलिंग में आपको स्कारिंग या फाइब्रोसिस वगैरह ये नॉर्मली कोई भी चीज़ होती है तो एंड तक हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है। अच्छा, तो एटिकोएंट्रल डिजीज जो स्क्विमोजल डिजीज़ है ना, या दूसरा नाम उसका एटिकोएंट्रल डिजीज़ है, उसमें आगे से क्या होता है कि उसके अंदर ना हमें ये देखने को मिलता है कि रिट्रैक्शन पॉकेट्स बन जाती हैं। यानी मैंने आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पार्ट्स बताए थे ना, पार्ट्स टेंसा, पार्ट्स फ्लैसिडा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बनता है कि पीछे को ना जो चीज़ है, अच्छा एटिकोएंट्रल ये ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई असेंडिंग डिजीज़ हो, यहाँ से ये जो हमारा जो एयर कैनाल है ये एक्सटर्नल एयर है, ठीक है, ठीक है, ये मिडल एयर है और सपोज़ ये हमारे पास साथ ही इंटरनल एयर शुरू हो रहा है। मिडल एयर जो है ये जाके खुलता है फेरेंक्स में एक ट्यूब से जिसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। अब यहाँ पे एटिकोएंट्रल में पड़ा हुआ है कोलेस्टियाटोमा, ठीक है। तो अब इसकी वजह से यहाँ से क्या हो गया, मिडल ईयर की आहिस्ता आहिस्ता स्पेस ख़त्म होती जाती है। तो ये क्या होता है कि जो पीछे को ना अब ये प्रेशर जो है वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पे हमें गले में कोई टॉन्सिल हुए हों, ठीक है, छोटे बच्चे के, या एडिनोइड्स का कोई मसला हो, या कोई गले का कोई इन्फेक्शन हो जो यूस्टेशियन ट्यूब की मदद से मिडल ईयर तक पहुँच जाए। तो अब ये यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है कि पीछे से हवा नहीं आ रही। तो अब उस वजह से क्या होता है कि अगर आप सपोज़ किसी चीज़ को पीछे को खींचना शुरू कर दो, तो एक चीज़ सीधी थी वो ऐसे पीछे को धंस जाएगी, ठीक है। तो यानी ये उसकी रिट्रैक्शन पॉकेट बन जाएगी, आपको इस तरह की नज़र आएगी जो आपकी अपीयरेंस है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, ठीक है। और वो किसी भी पार्ट में हो सकती है, और या फिर ये हो सकता है कि अगर वो एक्टिव हो, एक्टिव में ये होता है कि आपको कोलेस्टियोटोमा नज़र आता है और डिस्चार्ज नज़र आता है। कोलेस्टियोटोमा की भी आगे डिफरेंट चीज़ें हैं कि वो उसकी स्पेस कितनी फिल कर रहा है और किस तरह से, ठीक है, कितना जो है वो उसका इन्फेक्शन है, ठीक है। अब हम आगे ना ट्यूबर स्टार्ट करते हैं। ट्यूबर टिम्पैनिक में क्या होता है, ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के सीक्वेल में होता है। पहले एक्यूट ओटाइटिस मीडिया था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है शुरू में एक्यूट ही होता है, फीवर होता है और बाकी चीज़ें होती हैं, आहिस्ता 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 सेंट्रल परफोरेशन हो गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, और अब जो है वो काम ख़राब हो गया तो क्रॉनिक बन गया। या वो मैंने आपको जैसे बताया यूस्ट्रेशियन ट्यूब की मदद से असेंडिंग इन्फेक्शन को आ गया है। या परसिस्टेंट म्यूकोइडोटोरिया, ठीक है, आपको पता ही है कि म्यूकोइडोटोरिया होता है, इसके अंदर ओटोरिया का मतलब होता है कान का डिस्चार्ज, ठीक है। परसिस्टेंट काफ़ी देर से म्यूकोइड यानी म्यूकस वाला, ठीक है। और ये किस चीज़ में हो सकता है, इंजेस्टेंट्स सच एज मिल्क, एग, फिश, ठीक है, इन चीज़ों की एलर्जी में भी होता है। और पैथोलॉजी इसकी क्या है, ठीक है, कि ट्यूबर टिम्पैनिक डिजीज़ जो है वो इसमें म्यूकोजा की डिजीज़ होती है। ये एंट्रो इन्फीरियर पार्ट जो है मिडल ईयर क्लेफ्ट का इसमें इन्वॉल्व होता है। बार बार बोल बोल के अब तो आप भी थक गए होंगे सुन सुन के पार्ट्स। अब इसके साइंस जो है वो आपको क्या क्या मिलते हैं कि पार्ट्स टेंसा में परफोरेशन मिलती है जो मैंने आपको बताया। मिडल ईयर म्यूकोजा जो है वो एडिमेटस मिल सकता है। अगर एक्यूट है पॉलिप आपको इसमें देखने को मिलेगा। ऑसिकुलर चेंज जो है उसमें जो है वो इसमें इंटैक्ट होती है, मोबाइल होती है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सीवियर चीज़ होती है उसके अंदर नेक्रोसिस इंकस की मिले, वरना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो सकती है अगर हील्ड हो जाता है जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और इसके अलावा ये कि फाइब्रोसिस या एडहेजन हो सकती हैं उस पार्ट की, ठीक है। अब टिम्पैनोस्क्लेरोसिस में आपको पता है कि स्कारिंग हो जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर नहीं है ना, तो उसके अंदर यहाँ पे यूँ समझो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी दरमियान में सुराख हुआ है, हॉल है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको इसमें देखने को मिलती हैं। और बैक्टीरिया इसके अंदर कौन कौन सा इन्वॉल्व हो सकता है, अब वही जो सूडोमोनास एरोजिनोजा है, ठीक है। और ये आपको पता है सूडोमोनास एरोजिनोजा तो बहुत ही नोटोरियस ऑर्गेनिज्म है। ये एक मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना भी करता है, आप उसमें भी भरोगे इसको। प्रोटियस है, इकोलाई है, स्टाफ यूरियस है, ठीक है। और बैक्टीरियोइड फ्रेजाइलिस जो है या स्ट्रेप्टोकाई। तो ये 3-4 बैक्टीरिया के नाम देख लें जो इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने आपको इसके साइंस से क्लिनिकल फीचर्स पहले ही बता दिए हैं कि इसके अंदर इसका हो सकता है गला ख़राब हो, गला ख़राब होने की वजह से ट्यूबर
टिम्पैनिक हुआ है, एयर डिस्चार्ज जो है इसके अंदर जो हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो गंदी स्मेल उसकी नहीं आ रही, लेकिन वो म्यूकोइड है और म्यूकोपुरुलेंट है, हो सकता है कांस्टेंट है और लगातार होता रहता है, हो सकता है कभी कभी होता हो। हियरिंग लॉस इसके अंदर 50 डेसिबल का लॉस आता है, ठीक है। और ना इसके अंदर एक चीज़ दोनों में देखने को मिलेगी आपको कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर क्या होता है, ट्यूबर टिम्पैनिक के अंदर इसके अंदर हमें ऐसा होता है कि जब पेशेंट का ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसके अंदर रप्चर हो गया है, ठीक है, एयर कैनाल के अंदर रप्चर हो गया है, ठीक है। तो एयर कैनाल, अब यहाँ पे देखो एयर कैनाल जो है सेंट्रली रप्चर हो गई है और डिस्चार्ज निकल रहा है। अब ये पेशेंट आपको कहेगा कि मुझे वैसे सुनाई नहीं देता, अच्छा मतलब मैं सुन नहीं पाता, लेकिन जब मेरा डिस्चार्ज निकलता है ना कान से तब मैं अच्छा सुनता हूँ। तो ये आपको बात अजीब लगेगी कि जब डिस्चार्ज निकलता है उस टाइम क्यों अच्छा सुनाई देता है। होता बेसिकली ये है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ना यहाँ पर ना दो विंडो होती हैं, एक होती है ओवल विंडो, एक होती है राउंड विंडो, ठीक है, मिडल ईयर में। अब जब हमारी ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आवाज़ आके लगती है, ऑसिकुलर चेन जो है वो आपस में वाइब्रेट करती हैं, फिर ये हमारे पास विंडो के जरिए अंदर प्रेशर इनर ईयर को भेजती है, इनर ईयर से जो है ना वो सारी फिर आगे जो है वो हमारे पास जो है वो 8th क्रेनियल नर्व, ठीक है, वो अपना आगे मैसेज लेके जा रही है और हम जो है वो किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जब हमारे पास यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है ना, यानी अब ये आप ये ऑसिकुलर चेन को छोड़ो, अब डायरेक्ट जो है वो कोई चीज़ अंदर जा सकती है। तो ये ना दोनों की इक्वल स्टिमुलेशन हो जाती है, ओवल विंडो की भी राउंड विंडो की भी। उस वजह से ना जो अफेक्ट एक पहले तो एक की वजह से जा रहा था ना अफेक्ट, अब वो दोनों अफेक्ट ना आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और बंदे को अच्छा सुनाई नहीं देता। जब डिस्चार्ज निकल रहा होता है ना तो उस दौरान ये होता है कि हमारे पास यूँ समझ लो कि जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ओपनिंग वाला मसला है ना, वो समझ लो कि एक लिहाज से वो मसला जो है ना वो कैंसिल होने वाला अफेक्ट जो है वो नहीं आता, ठीक है। कि यहाँ से आप यूँ समझ लो डिस्चार्ज नहीं कर रहे और वो अफेक्ट जो है ना वो सिर्फ ऑसिकुलर चेन से आगे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। जो हमारे पास एक दूसरे ओवल और राउंड विंडो का आपस में कैंसिल होने वाली चीज़ है वो बच जाएगी। उस वजह से वो बंदा कहेगा कि जब मेरे कान से डिस्चार्ज निकलता है उस वक्त मैं मुझे अच्छा सुनाई देता है, जिसे हम बोलते हैं विंडो शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। कि राउंड विंडो का शील्डिंग इफेक्ट जो है ना ये हो रहा है कि अब वो वाला जो इफेक्ट है वो एक दूसरे में कैंसिलेशन वाला वो नहीं हो रहा। थोड़ा सा ये फिनोमेना जो है ना वो एनाटमी को हम पढ़ेंगे ना, एनाटमी की हो तो आपको साथ साथ चीज़ें समझ आती जाती हैं, ठीक है। अब परफोरेशन आपको पता है इसके अंदर सेंट्रल हो रही है, ठीक है। और जो मिडल ईयर म्यूकोजा है वो आपको एडिमेटस देखने को मिल सकता है अगर एक्टिव इन्फ्लेमेशन है, स्वॉलिंग हो सकता है, पॉलिप कभी कभार मिल सकता है। और इसमें असेसमेंट हम कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम इसकी एग्जामिनेशन करते हैं माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। माइक्रोस्कोप में आपको ना एक बंदा कहेगा कि मुझे ना, हमने किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट ना तब करना होता है या सर्जरी तब करनी होती है जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो ठीक हो जाती है। तो अगर एक बंदा कह रहा है कि मेरा डिस्चार्ज नहीं निकल रहा तो आपको उसको माइक्रोस्कोप पे देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसका डिस्चार्ज जो है वो हिडन हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो जो उसका डिस्चार्ज हो रहा था ना वो वहाँ से मतलब अब ये आगे जो आके ना वो डिस्चार्ज नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया कि इसको प्लग कर दिया है, उस होल को प्लग कर दिया और वो अंदर अंदर चीज़ें जमा हुई जा रही हैं, ठीक है। तो डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन ये होल जो है ना वो गंदे मटीरियल से जो है वो ये रास्ता बंद हो गया कि वो बाहर को निकल के नहीं आ रहा। तो ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा ये कि हमें जो है वो बाकी फाइंडिंग जैसे देखें, जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं तो वो देखने को मिल सकती हैं। ऑडियोग्राम पे अगर हम करेंगे तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस मिलेगा। कल्चर और जो सेंसिटिविटी कर सकते हैं हम, जो डिस्चार्ज निकल रहा है कि उसमें देख लें कि बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व है, जैसे हमने 4-5 बैक्टीरिया पढ़े थे कि ये इन्वॉल्व हो सकता है, तो हम उसके लिहाज से एंटीबायोटिक दें इसको, ठीक है। इसके अलावा ये कि मैस्टोइड का एक्सरे करवाया जा सकता है या टेम्पोरल बोन का सीटी स्कैन करवाया जा सकता है देखने के लिए कि इसकी डिस्ट्रक्शन तो नहीं हुई। वैसे इनकी डिस्ट्रक्शन नहीं होती। इनकी डिस्ट्रक्शन कब होती है, मैंने आपको बताया था वो किस में होती है, ट्यूबर टिम्पैनिक में नहीं होती, वो एटिकोएंट्रल में होती है। एटिकोएंट्रल में कोलेस्टियोटोमा बनता है। कोलेस्टियोटोमा इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करता है, टेम्पोरल बोन को, मैस्टोइड को और उनके ऑस्टियाइटिस वगैरह भी करवा देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ परफोरेशन किस तरह की हो सकती है। या तो देखो या तो ऐसा सेंट्रल परफोरेशन हो सकती है, या सेंट्रल परफोरेशन है उसका साइज़ पे डिपेंड करो कि ये मीडियम साइज़ है, ये पार्स टेंस है, नीचे वाला ऊपर वाला पार्स फ्लैसिडा होता है, ठीक है। और ये आपके पास ऑसिकुलर चेन जो है मैलियस, ठीक है, उसका हैंडल, ठीक है। अब देखो या तो ये सब टोटल यानी टोटल नहीं है लेकिन टोटल से थोड़ा कम है, जब ये पूरा इन्वॉल्व कर लेगा पार्ट्स सेंसर को तब इसे टोटल कहते हैं, टोटल परफोरेशन। या जो ऊपर है पार्ट्स फ्लैसिडा उसके अंदर एटिक परफोरेशन हो सकती है, या ये मार्जिन जो है उसको यानी साइड वाली चीज़ को इन्वॉल्व कर ले तो ये पोस्टोस्पीरियर मार्जिनल परफोरेशन। तो इस तरह की परफोरेशन आपको देखने को मिल सकती है CSOM में, ठीक है। इसके अलावा ये कि वो हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट इसका क्या क्या है। ट्रीटमेंट भाई यही है कि ओरल टॉयलेट कर लो। ओरल टॉयलेट यही है कि जो अपना कान है ना उसको साफ़ करना आपने किसी कॉटन से, या जो है वो अंदर से कोई डिस्चार्ज है तो आपने उसको ठीक करना है, ठीक है।
और इसके अलावा ये कि इरिगेशन भी करते हैं, ठीक है, और स्टेराइल सॉल्यूशन अंदर कान में डालते हैं और फिर उसके बाद ना उसको साफ़ कर लेते हैं। तो हम अपने कान की सफाई कर लें या एयर ड्रॉप्स डाल लें। एयर ड्रॉप्स जो है वो हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कि अगर हमने जो सूडोमोनास का इन्फेक्शन है ना, तो उसके अंदर हम एसिडिक पीएच जो है ना वो करते हैं कान की, उससे जो है ये इस पीएच में ना बैक्टीरिया की डेथ होने के चांसेस ज़रा ज़्यादा हैं। तो वो करने के लिए ना हम एसिटिक एसिड डालते हैं 1.5% कान के अंदर, ठीक है, जिसे आप सिरका बोलते हो। सुना भी होगा कि कान में दर्द हो रही है तो सिरका डालो तो ठीक हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है, लेकिन इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जो हमने अवॉइड करनी होती है। जैसे आपको पता है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो ऑटोटॉक्सिक होती हैं, कुछ ड्रग्स, ठीक है, जो नहीं देनी है आपने। पहले उसके कान का इन्फेक्शन है तो कान का मज़ीद ख़राबी ना हो, जैसे जेंटामाइसिन वगैरह। अच्छा, कुछ सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हम कब देंगे? एक तो हो गया कान की सफाई कर ली हमने, एंटी एयर ड्रॉप्स दिए जो कि एंटीबायोटिक्स ली। अब तीसरी चीज़ वो कहते हैं सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। सिस्टेमिक का मतलब होता है कि मुँह से खाना, ठीक है। तो अब अगर कान का मसला है तो ज़्यादा है कि यही, हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कोई सीवियर मसले पैदा हो गए हैं पूरी बॉडी में, तो फिर आप कहते हो कि आप सिस्टमिक एंटीबायोटिक दे लो। बाकी ये कि प्रिकॉशन करो, उसे कहो कि नहाते हुए भी अपने कान में पानी नहीं डालने देना, स्विमिंग वगैरह ना करे, और बहुत ज़ोर से छींकने से भी ना इन्फेक्शन ऊपर जाता है। जैसे ये देखो, अगर वो इसके टॉन्सिल एडिनोइड है, कोई इन्फेक्शन है, तो ये मतलब एक्सटर्नल जो यूस्ट्रेशन ट्यूब से जो है वो मिडल ईयर में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब उसे ना अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा ये कि अगर वाकई में उसके टॉन्सिल है या एडिनोइड है, उसकी वजह से उसका इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको चाहिए कि पहले उस चीज़ का इलाज करवा ले, ठीक है। और तीसरी और लास्ट चीज़ जो है ना वो एयर ड्रॉप्स के बाद जो आती है ना, वो है हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि अगर उसका जो है वो पॉलिप वहाँ पे मौजूद है, कोई ग्रैनुलेशन है, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। वरना वरना क्या होगा, अगर यहाँ पर देखो कोई पॉलिप है, मिसाल के तौर पर अगर उसके कान में एक पॉलिप है, जैसे कि ये पॉलिप है उसके कान में, तो अब अगर ये बंदा कोई एयर ड्रॉप्स डालता है तो आपको लगता है कि इसके मिडल ईयर तक जाएंगे? नहीं ना। तो हमें इसको ना मतलब ठीक करने की ज़रूरत है, हमें ये पॉलिप रिमूव करना पड़ेगा, या अगर कोई यहाँ पे कुछ चीज़ आ गई या हमें कोई ग्रैनुलेशन टिश्यू अगर आ गया, हमें उसको निकालना पड़ेगा, तब ही उसके एयर ड्रॉप्स जो है ना बंद हो जाएंगे। फिर हम इस बंदे को क्या कहेंगे कि तुम लेट जाओ, लेट के ना जब उसका ये सारा कुछ निकाल दिया, हम उसके कान में एयर ड्रॉप्स डालेंगे और एयर ड्रॉप डाल कर ना इधर ट्रैगर्स को ऐसे प्रेस कर देंगे, उसको मतलब ऊपर प्रेशर डाल के रखेंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो ये एयर ड्रॉप्स है ना उसके मिडल ईयर तक पहुँच जाए। वैसे भी उसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर ऊपर ही है तो पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो फिर इस तरह से उसका जो है ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पकड़ के इसको ना पॉलिप को खींचना नहीं है ज़ोर ज़ोर से। आपको नहीं पता कि ये पीछे किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, क्या पता है पीछे फेशियल नर्व के साथ अटैच हो और आप इसको करो तो फेशियल नर्व ख़राब हो जाए, क्या पता लेब्रिंथाइटिस या और कितने मसले पैदा हो जाएँ। तो थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत होती है, इतना आसान काम नहीं है ये, मतलब ना। और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जो है ना वो हम कब करते हैं कि जैसे जो ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ओपनिंग क्रिएट हो गई है, तो हम यहाँ पे ग्राफ्ट लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये ग्राफ्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो हम रिंगोप्लास्टी कर देंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारी एयर ड्रम है जिसके अंदर ये ओपनिंग परफोरेशन थी, ठीक है, जिसे इन्होंने हॉल लिखा हुआ है। तो अब ये देखें यहाँ पे उन्होंने ग्राफ्ट लगा दिया। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि मिरिंगोप्लास्टी करने का कि हमारे पास जो एक्सटर्नल एयर का भी, अब पहले तो ये था ना कि ये स्टेशन ट्यूब से आ रहा है, अब जो हमारे पास ये ओपनिंग होगी उसकी वजह से एक्सटर्नल एयर से भी कोई इन्फेक्शन जा सकते थे, अब एक्सटर्नल एयर से कोई इन्फेक्शन अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऑसिकुलर चेन में ख़राबी आ गई है तो उसको भी हम जो है उसकी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो हमने इसको डील करना है कि एंटी ऑरल टॉयलेट कान वगैरह उसकी सुथराई सफाई रखो, एयर ड्रॉप्स दो, उसको एंटीबायोटिक्स दो, उससे कोई एहतियात वगैरह करे, ठीक है। इसके अलावा सर्जिकली अगर किसी चीज़ को पॉलिप वगैरह तो उसको रिमूव करने की ज़रूरत है तो वो कर दें और मिरिंगोप्लास्टी कर दें।